तो आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में। अगर आपको टिश्यूज़ की डेफिनेशन का ना पता हो तो आपने जैसे अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया है इसके बारे में कि टिश्यूज़ क्या होता है। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है मेड बाय सेल, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा बना हुआ एक जटिल संरचना, कोशिकाओं के द्वारा बनी हुई एक जटिल संरचना को हम ऊतक कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि शरीर की जो मूलभूत इकाई होती है, हमारे शरीर की जो फंडामेंटल या बेसिक या मूलभूत जो इकाई होती है वो क्या होता है, सेल। इसको ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि सभी सजीवों का जो शरीर है वो सेल से मिलकर बना होता है। जितना बड़ा सजीव होगा उतना ही ज़्यादा उसमें क्या होंगे, सेल्स पाए जाते हैं। जितना छोटा सजीव होगा उतने ही उसमें कम क्या होंगे, सेल्स होंगे। जैसे मैंने पहले बताया था कि बैक्टीरिया में या प्रोटोजोआ में आप देखोगे कि सिंगल सेल मोलिक्यूल्स होते हैं वो, या सिंगल सेल अणु होते हैं, एकल सेल होता है उनमें, या एक कोशिकीय प्राणी होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं उनको हम। जबकि हम इंसान हैं, हमारे इंसान के तो बहुत सारे जो है बॉडी के ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं शरीर के, और जो ये अंग है शरीर के ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जब एक से ज़्यादा सेल जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसमें क्या है कि मान लीजिए एक सेल है तो ये कई सारे सेलों ने मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया, इसी को हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि जो ऊतक होते हैं, ऊतक की स्टडी को यानी कि ऊतक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ये पेपर में बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा कि हिस्टोलॉजी किसको कहते हैं, तो आपको पता है कि ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर ध्यान रखनी है हमें कि जो ये एनिमल टिश्यूज़ है जितने भी, यानी कि जो जंतु ऊतक है, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं मेनली। तो मेनली इनके 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़। वैसे तो अगर हम देखें तो इसको जब सब क्लासिफिकेशन करेंगे हम तो बहुत सारे टिश्यूज़ निकल करके सामने आते हैं, लेकिन चूंकि हमें तो सामान्य अध्ययन करना है, हमें MBBS की तैयारी ना करके हमें तो सिर्फ तैयारी करनी है विज्ञान की सामान्य स्तर पर, क्योंकि यहाँ से इतने डिटेल में क्वेश्चन हमसे नहीं पूछे जाएंगे। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम उन्हीं को हम ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। तो 4 टाइप के जो है सेल होते हैं, ये टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं किसी भी प्राणी में। जैसे पहला जो टिश्यू है इसको बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू, इसको बोलते हैं हम एपिथेलियल टिश्यू। इसके लिए हिंदी में शब्द होता है त्वचा ऊतक, यानी कि हमारे शरीर की जो त्वचा है, त्वचा से संबंधित, स्किन से संबंधित जो भी टिश्यूज़ होंगे वो कौन से होंगे, एपिथेलियल टिश्यू उनको कहते हैं। इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, ये यू है यहाँ पर भाई, इसको बोलते हैं हम पेशी ऊतक। पेशी ऊतक मतलब जिससे हमारे शरीर की सारी मांसपेशियां बनी हुई हैं। देखिए जो हमारे, जैसे मेरा ये हाथ है, आपको दिखाई पड़ रहा है, हाथ के ऊपर ये स्किन है, ये पूरी त्वचा है, और आपको पता है कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी होता है। लेकिन इसके अंदर, इस स्किन के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो मांस जिसको कहते हैं, वही दरअसल मांसपेशी है। तो ऊपर की स्किन तो बनी हुई एपिथेलियल टिश्यू से, जबकि अंदर वाला जो मांस है वो किससे बना हुआ है, मस्कुलर टिश्यू से बना हुआ है। इसके अलावा हमारे शरीर में एक होते हैं जिनको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम कह सकते हैं, या संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक ऐसे ऊतक होते हैं कि जो कई सारे पार्ट्स को या कई सारे ऑर्गन्स जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं उनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे ब्लड, अगर किसी व्यक्ति को हाथ में चोट लग जाए, चाहे पैर में चोट लग जाए या सिर में चोट लग जाए, हल्की फुल्की अगर वहाँ पर ब्लीडिंग हो जाए, रक्त का प्रभाव हो जाए अगर वहाँ पर, तो आप देखोगे कि हर जगह से एक ही प्रकार का रक्त निकल रहा है। हमारे पूरे शरीर में एक ही रक्त क्या करता है, सर्कुलेट करता रहता है, परिसंचरण करता रहता है। उसको हम आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे परिसंचरण करता है। तो जो एक ही रक्त परिसंचरण कर रहा है, इसका मतलब पूरे के पूरे शरीर को उसने क्या किया हुआ है, उसने जोड़ा हुआ है। तो जोड़ने को क्या बोलते हैं, संयोजन, यानी कि कनेक्ट करना। इसीलिए एक होता है कनेक्टिव टिश्यू। फिर उसके अलावा जो चौथे नंबर पर है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू मतलब इसको बोलते हैं हम तंत्रिका ऊतक, इसको बोलते हैं हम तंत्रिका ऊतक। तो एक होता है तंत्रिका ऊतक। अब जो ये तंत्रिका ऊतक होगा, ये इसका संबंध होता है हमारे मस्तिष्क से।
जो हमारा ब्रेन है, हमारा दिमाग है, उससे होता है इसका संबंध। हमारे दिमाग को जितनी भी सूचनाएं मिलती है वो बहुत टाइप के न्यूरॉन से मिलती है। न्यूरॉन्स होते हैं और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। तो उनको अल्टीमेटली उनसे मिलकर के बने होते हैं नर्व टिश्यूज, यानी कि तंत्रिका ऊतक। तो जितना भी हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, कुछ भी हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, इन सारी चीज़ों की जो संवेदनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती है कहाँ से? इससे। हमें पता ही ना चलेगा अगर हमारे शरीर में नर्व टिश्यू या तंत्रिका ऊतक नहीं होंगे तो बात करते हैं इसमें आगे बढ़ते हुए, हम एक एक पॉइंट को यहाँ से उठाते हैं और एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी लेते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एपीथीलियल टिश्यू के बारे में। एपीथीलियल टिश्यू के बारे में, इसको हम बोलते हैं त्वचा ऊतक। इसको क्या कहते हैं हम? त्वचा ऊतक कहते हैं। कुछ बच्चे इस बात की जो शिकायत करते हैं कि मैं काफ़ी छोटा लिखता हूँ। देखिए यहाँ पर लॉकडाउन के टाइम में मैं कहीं स्टूडियो तो यहाँ पर है नहीं हमारे पास में, छोटा सा बोर्ड है 4x3 का, और 4x3 के बोर्ड के सामने मैं भी नहीं आ सकता हूँ, इसलिए पूरे के पूरे कैमरा का फोकस रखता हूँ मैं बोर्ड पर, क्योंकि मेरी चेहरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए ये वाला कंटेंट है। तो इसीलिए मैं क्या काम करता हूँ कि कुछ बच्चों को कभी कभी कैमरे में भी गड़बड़ आ जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो मैं साथ साथ में बोलता भी रहता हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ, कोई भी मैं सिंगल शब्द यहाँ लिखूँगा उसको मैं बोलता हूँ, ताकि आप लोगों को लिखने में, नोट्स बनाने में कोई भी समस्या ना आए। तो वही बात होगा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपका कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो थोड़ा सा 15-20 सेकंड जो बैकवर्ड करके आप उसको देख सकते हो, दोबारा सुन सकते हो या देख सकते हो, अपने जो कन्वीनियंस के हिसाब से, जैसा भी आपको सही लगे। लेकिन जो है अपने नोट्स को जो है ज़रूर तैयार करते चलना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर बात हुई एपिथेलियल टिश्यू की, तो इससे हमें याद आई क्या? स्किन याद आई हमें, त्वचा। तो इससे किसका निर्माण हो रहा है? त्वचा का। अब त्वचा की खास बात क्या क्या है? एक तो ये बिगेस्ट ऑर्गन माना जाता है, या हम कह सकते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग। अगर हमारे शरीर का कोई सबसे बड़ा अंग है तो क्या है? त्वचा है। त्वचा कैसे है भाई? आप चाहे हाथ में देख लो या पैर में देख लो, पेट में देख लो, कमर में देख लो, सर में देख लो, कहीं पर भी अपने पूरे शरीर को आप देखोगे तो आपको ऊपर से एक प्रोटेक्शन कवर मिलेगा, एक प्रोटेक्टिव कवर मिलेगा, जो आपकी बॉडी को क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं दूसरे तरीके से कि त्वचा क्या है? एक प्रकार से प्रोटेक्टिव कवर भी है, हमारे शरीर का रक्षा कवच इसको कहेंगे। हमारे शरीर का रक्षा कवच होता है क्या? स्किन, जिसका निर्माण होता है किससे? एपिथेलियल टिश्यू से। जब हम इसमें बात करते हैं तो इसको भी हम समझेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि जो ये होता है एपिथेलियल टिश्यू, ये 2 लेयर्स में बटा होता है। ये कितनी जो है लेयर्स को क्या कहते हैं? दो स्तरों में बटा होता है। इसके भी 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर जो होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस लेयर, एपिडर्मिस लेयर। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं हम डर्मिस लेयर। दूसरा क्या बोलते हैं हम? डर्मिस लेयर। देखिए इसको हिंदी में और अंग्रेजी में आपको एक ही तरीके से पढ़ना कि एपिडर्मिस है, ये डर्मिस है। अब इन दोनों को हमें पढ़ने का जो तात्पर्य है हमारा वो क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला है, ऊपर वाला जो एपिडर्मिस लेयर है, यानी कि जो ये टिश्यू है, मान लीजिए इस प्रकार का टिश्यू है, ये 2 प्रकार के लेयर से मिलकर के बना है। जो हमारी स्किन है ना ऊपर के, 2 प्रकार के लेयर से मिलकर बनी है। ऊपर वाली को हमने बोल दिया कि ये एपिडर्मिस है, नीचे वाली को हमने क्या बोल दिया? ये डर्मिस है। तो जैसे डर्मिस और एपिडर्मिस लेयर है, इसमें से सवाल कैसे पूछे जाते हैं? तो जो ऊपर वाली एपिडर्मिस लेयर है ये तो काम करते हैं सिर्फ प्रोटेक्शन का, ऊपर से कोई एक्सटर्नल इंजरीज ना हो, कोई बाहर से कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारी मांसपेशियों को कोई समस्या ना हो, इसलिए ऊपर से ये कवर करती है एपिडर्मिस लेयर। लेकिन स्किन के अंदर भी बहुत सारी क्या पाई जाती हैं? रक्त की वाहिका, जिसको हम बोल देंगे ब्लड वेसल्स। इसको क्या कहेंगे हम? ब्लड वेसल्स कहेंगे या रक्त वाहिकाएं कहेंगे इसको, रक्त वाहिकाएं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं जितने भी, वो डर्मिस लेयर में पाई जाती हैं। और डर्मिस लेयर में जो ये पाई जाती है ये वाली, इन्हीं से ही अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर को कभी कभी कोई ऊपर से इंजरी हो जाए, तो अगर ब्लड बाहर निकल गया चोट लगने के बाद में, तो समझना कि डर्मिस लेयर को क्या हुआ है? उसको इफेक्ट हुआ है उसको। दूसरी चीज़, जब हमें चोट लगती है तो हमको फील भी होती है। हमारी स्किन पर अगर चोट लगती है तो वो हमें तब फील होती है कि अगर डर्मिस लेयर तक उसका इफेक्ट पहुंच गया हो, उसका इम्पैक्ट हुआ हो। तो इसलिए डर्मिस लेयर में पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। इसको हम कह देंगे न्यूरॉन्स।
न्यूरॉन्स के लिए हिंदी में शब्द है, इसको बोल देंगे हम, जो ये तंत्रिका कोशिकाएं होती है एक प्रकार से, तंत्रिका कोशिकाएं। ये जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं जितनी भी, ये क्या करती है, ये संवेदनाएं जो है, संवेदनाओं को हम महसूस कर पाते हैं। इसको बोल सकते हैं हम स्टिमुली, जो होता है स्टिमुली बोल सकते हैं, सेंसेशन बोल सकते हैं इसको। यानी कि हमें अगर किसी भी प्रकार की ठंडी, गर्मी, चोट कुछ भी फील हो रहा है तो वो फील होता है न्यूरॉन्स के कारण। और ये न्यूरॉन्स कहाँ पर है, डर्मिस लेयर में होते हैं, किसकी, एपिथेलियल टिश्यू के। इसके अलावा अब बात करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, क्या क्या कार्य करता है ये, और इसके अलावा उसको भी हम देखेंगे। और कौन कौन से अंग ऐसे हैं जो इससे मिलकर के बने हो सकते हैं। तो जैसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका फंक्शन क्या होगा, क्या कार्य करते हैं हम, या कार्य इसको क्या बोल देंगे, कार्य कह सकते हैं इसको। क्या क्या कार्य होते हैं एपिथेलियल टिश्यू के। तो सबसे पहला जो कार्य है इसका, उसको हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज करना, यानी कि गैसों का आदान प्रदान करना। अब इसको थोड़ा हम समझते हैं। जैसे आपको पता है कि जब हमें पसीना आता है, जब हमें क्या आता है, स्वेट आता है, स्वेटिंग होती है, जब पसीना आता है व्यक्ति को, तो पसीने में से कभी कभी स्मेल भी आती है। तो जो वो स्मेल होती है, वो स्मेल किसकी हो सकती है, क्या तो अमोनिया की हो सकती है, या वो यूरिया की हो सकती है, या वो यूरिक एसिड की हो सकती है, ये होगा। साथ साथ में स्वेटिंग के अलावा ये जो हमारी स्किन है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को भी क्या करती है, ग्रहण करती है। यानी कि ऑक्सीजन को क्या करती है, ये ग्रहण करेगी, इनटेक करेगी। जबकि CO2 या अन्य ऐसी चीज़ों को ये क्या करती है, एक्सक्रीट कर देती है, उत्सर्जन कर देती है उसका क्या करती है, ये उत्सर्जन। इसके अलावा ये उत्सर्जन करती है जो बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स होते हैं, बहुत सारे इंटॉक्सिकेंट्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखवाया भी आपको, इंटॉक्सिकेंट्स जो होते हैं, इंटॉक्सिकेंट को बोलते हैं विषैले पदार्थ। तो ये विषैले पदार्थों को भी शरीर से क्या करती है, बाहर करती है। तो गैसियस एक्सचेंज में तो ये, जैसे ये गैस है, आपको पता है अमोनिया एक जहरीली गैस है, तो हमारे शरीर में अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, इसका निर्माण होता है, और उसकी मात्रा ज़्यादा ना हो जाए तो ये किडनी के माध्यम से, यानी कि यूरिन के रास्ते से भी बाहर आती है। उसके अलावा जो हमारा स्वेट होता है, ये उसके रास्ते से भी बाहर आती है। यही वजह है कि इन गैसेज की वजह से ही हमारा जो स्वेट होता है उसमें स्मेल आने लगती है। उसके अलावा जो डेड सेल्स होते हैं जो स्किन के साथ निकलते हैं, तो अमोनिया के साथ साथ में उनके कारण भी स्मेल आती है। लेकिन बात हो रही है यहाँ पर गैस की, तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे अमोनिया हुआ, जैसे कि ये बाकी की गैस है, इनको ये एक्सचेंज करता है, यानी कि आदान प्रदान इनका करता है। उसके अलावा अगर हम देखें और क्या क्या इसका काम हो सकता है, एक्सक्रीशन यहाँ पर हो गया है, एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर इसका हो गया है। ग्रहण को हम क्या बोल देंगे, एब्जॉर्प्शन कह देंगे इसको, यानी कि उसको ग्रहण करना। इसके अलावा ये और क्या क्या ग्रहण कर सकता है, तो हमारी स्किन जो होती है, कभी कभी ड्राई सीजन में आप देखते हैं, ड्राई सीजन में क्या होता है कि हमारी स्किन रूखी रूखी सी हो जाती है, मॉइस्चर गायब हो जाता है वहाँ से। तो कभी कभी क्या करता है, स्किन जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग करता है, खुद को खुद से ठीक करने का प्रयास करती है हमारी जो त्वचा, और उसके तहत जो है फिर बाद में स्किन ऑयली सी भी हो जाती है। तो जो फैट होता है, फैट, ये फैट को भी क्या करते हैं, वहाँ पर फैट को भी एक प्रकार से एडजस्ट करती है अपनी ऊपरी वाली लेयर में। तो बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, बेसिक फंक्शन जो है वो मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया है। अब बात ये है कि इससे कौन कौन से अंग बने होते हैं, तो जैसे हमने डिस्कस किया, पहले तो स्किन ही है। स्किन के जैसा ही जो हमारे शरीर में अंग होता है वो होती है हमारी इंटेस्टाइन, हमारी जो आंतें होती है, आंत। ये आंत भी कौन से टिश्यू से मिलकर बनी होती है, इससे। देखिए बात हो रही एनिमल टिश्यू की, जंतु कोशिका की, जंतु ऊतक की। तो जंतुओं में तो हमारे साथ साथ में और भी प्राणी हैं, चाहे वो भैंस, गाय, बिल्ली, बंदर हो या इंसान हो, जितने भी मैमल्स है, खास करके बात हो रही किसकी, यहाँ पर मैमल्स की बात हो रही है यहाँ पर। ये भी आपको ध्यान रखना है कि मैमल्स स्पेसिफिकली, विशेष रूप से, हालांकि एपिथेलियल टिश्यू दूसरों में भी होता है, दूसरे प्राणियों में भी, लेकिन जितना ये मजबूत स्तनधारियों में होता है उतना किसी और में नहीं होता, जितना परिपक्व यहाँ पर होता है। यही वजह है कि स्तनधारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी होते हैं, और इन स्तनधारियों में भी सबसे ज़्यादा विकसित प्राणी हम इंसान होते हैं, यानी कि मानव होते हैं। तो इंटेस्टाइन भी इसी से बनती है। इसके अलावा जो हमारी बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, ग्लैंड्स को हम क्या बोल देंगे, ग्रंथि बोल देंगे। बहुत सारी ग्रंथियाँ में भी स्पेशली कौन कौन सी, कभी कभी क्वेश्चन में पेपर में यही पूछ लेते हैं। तो एक तो आप लीवर को जानते होंगे, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ये आपको ध्यान रखनी है बात, बहुत बार पेपर में आई हुई भी है। दूसरा एक होता है पैनक्रियाज, इसको हम क्या बोलते हैं,
पैनक्रियाज बोलते हैं, और पैनक्रियाज के लिए हिंदी में शब्द होता है अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं हम? अग्नाशय कहते हैं। और ये क्या है? ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरी बड़ी ग्रंथि हमारे शरीर की, यानी कि सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? वो पैनक्रियाज है। तो ये ग्लैंड्स भी सारी की सारी इसी से बनती है। इसके अलावा और कौन कौन से अंग ऐसे हैं कि जो बनते हैं एपिथेलियल टिश्यू से? तो जिससे मैं बोल रहा हूँ किससे? मैं अपनी टंग से, यानी कि जो हमारी क्या है ये टंग, जो जीवा है, जीवा या इसको हम जीभ कह सकते हैं। तो ये जीभ जो है, इस जीभ का निर्माण भी किससे होता है भाई? इसका निर्माण भी इसी से होता है, टंग यू आएगा यहाँ पर ए। इसके अलावा एक होता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम बोलते हैं जो श्वास नली होती है ना, श्वास नली, श्वास नली इसको बोल सकते हैं हम, या इसके लिए शब्द है ग्रशनी। ग्रशनी भी इसी को कह देते हैं, जो गले में होती है। ये ट्रैकिया भी इससे बनती है। इसको विंड पाइप भी कह देते हैं, यानी कि जिससे हम सांस ले रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों से जुड़ी होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना, आपने देखा होगा इस टाइप के फेफड़े होते हैं, ऐसे होते हैं ना फेफड़े। तो जो ये यहाँ पर आकर के जो ये ऊपर वाला पाइप है, ये वाला, जहाँ से सांस इन फेफड़ों में पहुँचती है, इसको बोलते हैं हम ट्रैकिया, यानी कि ये वाला ट्रैकिया। इसके अलावा और क्या क्या बने हो सकते हैं इससे? और भी ट्रैकिया से मिलते जुलते। तो लीवर में इससे एक बना होता है स्टोमक भी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टोमक, यानी कि जो हमारा उदर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या तो इसको हम अमाशय कहेंगे, एब्डोमेन भी कह सकते हैं इसको, या उदर कह सकते हैं, या पेट कह सकते हैं, सिंपल सी भाषा में। ये सारी चीज़ें मिल करके बनी होती है एपिथेलियल नाम के इस टिश्यू से। दोस्तों, जो दूसरी हमारी इम्पोर्टेंट जो टिश्यूज़ होते हैं, ऊतक होते हैं हमारे शरीर में, उनको हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, यानी कि पेशी ऊतक। हमने लिखा भी इसके बारे में स्टार्टिंग में, क्या बोलते हैं इसको? पेशी ऊतक बोलते हैं। बात करें अगर पेशी ऊतक की, तो इनकी विशेषताएं क्या होगी? तो इनकी विशेषताएं जिनसे हमारी मांसपेशियां बनी हुई है, यानी कि जितनी भी बॉडी में पाई जाने वाली मसल्स है, मांसपेशियां जिसको हम कह सकते हैं, ये मांसपेशियां सभी के सभी मिलकर के किससे बनी हुई है? इस मस्कुलर टिश्यू से, जिसको हम पेशी ऊतक भी कहते हैं। अब यहाँ से एक सवाल बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है, उसको भी हम थोड़ा सा यहाँ पर लिखेंगे। हमारे शरीर में कुल 3639 मांसपेशियों की संख्या होती है। हमारे शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ होती हैं। जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी मांसपेशी, उसको बोलते हैं हम ग्लूटियस मैक्सिमस। इसका नाम क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये पाई जाती है जो हमारी हिप मसल होती है। हिप मसल मतलब जो कूल्हे वाली मसल होती है। तो इसको भाई हिंदी में भी ऐसे पढ़ेंगे हम, ग्लूटियस मैक्सिमस इसको कहते हैं, मैक्सिमस ऐसे लिखना है आप लोगों को वहाँ पर, ठीक है? या पेपर में आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो हमारे जो है हिप पर होती है, कूल्हे पर होती है, जहाँ से हम बैठते हैं, वो सबसे बड़ी मसल है बॉडी की। सबसे छोटी कौन सी होगी? ये क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। आपको पता है कि सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की स्टेपिस होती है, इसको बोलते हैं स्टेपिस। स्टेपिस बोलते हैं इसको, कुछ जगह पर स्टेपीज भी बोलते हैं, स्टेपिस बोलते हैं वैसे। तो इस स्टेपिस जो ये कान के पास में पाई जाती है, ये एक हड्डी है। क्या है ये? स्मॉलेस्ट बोन है, सबसे छोटी हड्डी होती है हमारे शरीर की, ठीक है? इसी के आसपास में एक होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेपिडियस। तो स्टेपिडियस क्या है? एक मसल है। ये क्या है? एक मसल है, एक मांसपेशी है। तो जो स्पेसिडियस, स्टेपिडियस क्या कहेंगे इसको? स्टेपिडियस पेशी जो कान में पाई जाती है, वो हमारे शरीर की सबसे छोटी मसल होती है। तो ये दो बातें आपको यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो पता चल गई। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि जब बच्चे, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिम करते हैं, आपने देखा होगा, तो जब वो जिम करते हैं तो उनकी मसल्स क्या हो जाती है? एक्सपेंड कर जाती है, यानी ये फूल करके बड़ी हो जाती है। जब उसको छोड़ देते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है उसमें। तो ये जो मसल्स होती हैं, ये वाले जो जितनी मसल्स होती हैं, मस्कुलर टिश्यू जो होता है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टिव या जो एक्सपेंडिंग भी कह सकते हैं, एक्सपेंड करने वाला जो है एक प्रकार से टिश्यू होता है। यानी कि कॉन्ट्रैक्टिव का मतलब है कि संकुचन भी इसमें होगा और इसमें प्रसरण भी होगा। यानी कि ऐसा ऊतक जिसमें संकुचन और प्रसरण, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन एक साथ में कर सके, उसको ही क्या कहते हैं? हम मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। इसलिए ये चीज़ भी इसकी इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि ये कितने टाइप्स की हो सकती है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है कि जो पेशी ऊतक होते हैं, ये 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार होते हैं किसके? मस्कुलर टिश्यूज़ के, यानी कि पेशी ऊतकों के।
जैसे पहले वाले को हम बोल सकते हैं स्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यूज। स्ट्रिप्ड को हम बोल सकते हैं स्तरी। क्या बोल सकते हैं इसको? स्तरी कह सकते हैं, स्तरी ऊतक, इसके लिए हिंदी में शब्द होगा स्तरी ऊतक। तो जो स्ट्रिप्ड होते हैं, स्ट्रिप्ड ऐसे होते हैं कि जो टेंडन, एक शब्द होता है टेंडन, इसको थोड़ा जो है डिटेल में पढ़ेंगे हम कि टेंडन क्या होता है। पहले इसको थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। टेंडन क्या होता है कि हमारी हड्डी में, जैसे कि मेरा हाथ है, ये मेरे हाथ में यहाँ पर जो ये हाथ है, आपको पता है यहाँ पर कुछ हड्डियाँ होती है, जैसे रेडियस से अल्ना है, जैसे ह्यूमरस से ऊपर। तो मैंने मान लेता हूँ कि ये हाथ की हड्डी है। तो हाथ की हड्डी के ऊपर यहाँ पर क्या होता है कि ये होती है मसल। ध्यान रखनी है ये बातें यहाँ पर अच्छे से, आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मसल होती है, इसके ऊपर फिर स्किन आ जाती है। इसके ऊपर क्या आ जाती है? स्किन आ जाती है। थोड़ा सा और भी डिटेल में समझाऊंगा इसको। जैसे यहाँ पर ये तो है क्या? बोन। ये तो हड्डी है हाथ की हो, पैर की हो, कहीं की भी हो। ये इसके ऊपर जो है ये क्या है? ये मसल है। और जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है ये क्या है? स्किन है। जैसे कि मेरा हाथ है, मेरे हाथ में सबसे ऊपर स्किन है, फिर उसके नीचे मसल है और फिर उसके नीचे बोन है। तो अब जब भी मैं हाथ को ऐसे ऐसे करूँगा, इसको वॉलेंटरली मूव करूँगा, अपनी इच्छा के अनुसार मूव करूँगा, तो मेरी मांसपेशियाँ भी मूव हो रही साथ साथ में यहाँ से। आपको पता है जो ये मांसपेशियाँ हैं ये इन हड्डियों से क्या है? यहाँ पर चिपकी हुई है। समझ पा रहे बात को? यहाँ पर ये क्या है? चिपकी हुई है। यहाँ पर ये चिपकी हुई है। और यहाँ पर ये जो स्किन है ये भी क्या है? ये भी यहाँ पर चिपका हुआ है। हालांकि इसको हम पढ़ेंगे तो दूसरी जगह पर, लेकिन मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर वो क्या होता है कि जो ये स्किन है और ये मसल, इनको जोड़ने वाला जो टिश्यू है उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। उसको क्या बोलते हैं हम? एडिपोज टिश्यू। ये जोड़ रहा है, इसको संयोजी में पढ़ेंगे हम। और जो ये बोन है, ये हड्डी है, इसको मसल के साथ में जो जोड़ रहा है वो क्या है? वो टेंडन है, टेंडन। तो जो ये एडिपोज टिश्यू है, इसका मतलब तो क्या हुआ कि जो टिश्यू, जो ऊतक स्किन को जोड़ता है किसके साथ में? मांसपेशी के साथ में, उसको हम क्या कहते हैं? एडिपोज टिश्यू। जबकि जो टेंडन है ये इस मसल के साथ में किसको जोड़ रहा है? यहाँ पर बोन को जोड़ रहा है, यानी कि हड्डी को जोड़ रहा है। किसके साथ जोड़ रहा है? हड्डी के साथ जोड़ रहा है, उसको हम टेंडन कहते हैं। तो बात करते हैं इसके पहले टाइप पर, जो स्ट्रिप्ड जो है मस्कुलर टिश्यू होगा, यानी कि स्तरी पेशी ऊतक जो होगा, ये क्या होता है कि टेंडन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? टेंडन से जुड़ा होता है। यानी कि टेंडन से जुड़ा हुआ तो कहाँ पर पाई जाएगी? ऐसी जो ये पेशियाँ होंगी, ये जो मसल होंगी, ये कैसी होंगी? इनको रेखित पेशी भी कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसको हम क्या बोलते हैं? रेखित पेशी भी कहते हैं। रेखित पेशी भी इनको कहते हैं। तो जो रेखित पेशी जितनी भी होंगी ये टेंडन के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। इसीलिए इन रेखित पेशियों को हम क्या कर सकते हैं? अपनी इच्छा के अनुसार, यानी कि वॉलंटेरिली क्या कर सकते हैं? इसमें मूव कर सकते हैं। इनको क्या कर सकते हैं? हम अपनी इच्छा के अनुसार संचालित कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। जैसे मेरा हाथ, मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, ये इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे हाथ में मसल्स है जितने भी, वो सभी की सभी कौन सी पेशी हैं? वो सभी की सभी रेखित पेशी हैं। तो रेखित पेशी का आपको ध्यान रखना है स्पेसिफिकली कि ये हड्डियों से जुड़ी हुई होती है हमेशा। किससे जुड़ी होती है? हड्डियों से। जैसे आपने यहाँ पर ये फिगर में देखा है। इसमें दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर समझने की, उम्मीद है कि आप साथ साथ में नोट करते हुए चल रहे होंगे। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पर, उसको हम बोलते हैं दूसरी प्रकार की जो अनस्ट्रिप्ड होती है, अनस्ट्रिप्ड मसल या अनस्ट्रिप्ड मस्कुलर टिश्यू भी इसको कह सकते हैं। यानी कि इसके लिए शब्द है अरेखित पेशी। अरेखित पेशी, इसको क्या कहेंगे हम? अरेखित पेशी कहते हैं। जो ये अरेखित पेशी होती है, ये पहली बात तो ये है कि ये बोन्स जितनी भी होंगी, हड्डियाँ, उनसे जुड़ी हुई नहीं होती है। ये क्या नहीं होती? उनसे कनेक्टेड नहीं होती। यानी कि टेंडन से नाम का जो ये टिश्यू है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसको, टेंडन नाम के टिश्यू से जो है जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये अगर बोन्स से जुड़ी हुई नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम इनको वॉलंटरीली मूव नहीं कर सकते। आप खुद भी देखेंगे कि आप अपने शरीर के केवल उसी हिस्से को अपनी इच्छा से मूव कर सकते हो, घुमा सकते हो या चला सकते हो जहाँ पर हड्डियाँ होती है, जीभ वगैरह को छोड़ करके। एक दो अगर वादे देखे जाए, बाकी अगर देखें तो सारे के सारे, चाहे मेरी उंगलियाँ हैं, उंगलियों में आपको दिख रही है स्किन है, तो इसके नीचे भी क्या है? इसके नीचे भी पेशी है, फिर उसके नीचे हड्डी है। तो आप जहाँ पर भी देखोगे हड्डियाँ हैं, वहाँ पर सारे के सारे पेशी कौन सी होंगी? रेखित वाली, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की।
अरेखित पेशी अनस्टेप्ड जो मसल होगी, ये ऐसी मसल होती हैं कि जहाँ पर हड्डियाँ नहीं होती, और चूंकि इसमें हड्डियाँ नहीं है तो ये अपनी इच्छा के अनुसार क्या नहीं हो सकती, इनको हम मूव नहीं करवा पाते। यानी कि ये जो मूव करती है वो कैसे करती है, इनवॉलुंटेरिली, यानी कि इन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट इनमें नहीं कर सकते। मूवमेंट का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार इनमें जो है चला नहीं सकते। तो इसलिए जो ये अनस्टिप्ड वाले हैं ये स्टिप्ड से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, तो इस बात को ध्यान रखना। अब ये अनस्टिप्ड में कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं, उदाहरण से आप और भी क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे कि एक होता है एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल, अगर आपने पुरानी वाली वीडियो देखी इससे पहले वाली, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया भी होगा इसके बारे में। आहार नाल कहते हैं इसको। आहार नाल क्या होता है, आपको पता है कि व्यक्ति जो खाता है माउथ से खाता है, मुख से, और जो खाना पीना डेफिकेशन की फॉर्म में शरीर से बाहर जाता है तो वो कहाँ से होकर के जाता है, एनस, जिसको हम गुहा बोलते हैं, गुहा। तो हमने एक जगह से खाया, एक जगह से निकाला है, तो इसके बीच का जो सिस्टम है पूरा पूरा, जैसे मुंह से खाना जाएगा, पहले पेट में जाएगा स्टोमक, उसके बाद में फिर पेट में जाने के साथ साथ में वहाँ पर और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, फिर जो है बाद में आएगा ड्यूडेनम, फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, फिर जो लार्ज इंटेस्टाइन शुरू हो जाएगी, और फिर अल्टीमेटली एनस आ जाएगा, जहाँ से खाना बाहर चला जाएगा। जो हमें उससे एनर्जी लेनी होती है शरीर से, उसको लेने के बाद में जो खाने का अवशिष्ट होगा, रेजिडुअल पार्ट होगा, बेकार का हिस्सा होगा, वो शरीर से बाहर निकल जाएगा एनस के रास्ते से। तो जो ये पूरा पूरा पैटर्न है, पूरा पूरा एक नाल है, ये इसी को क्या बोलते हैं हम, आहार नाल कहते हैं। तो जो हमारी आहार नाल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, वो मस्कुलर टिश्यू की बनी होती है, ना कि एपिथेलियल टिश्यू की। ये कई बार पेपर में आया क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान रखना है कि एलिमेंट्री कैनल किससे बनी होती है, वो बनी होती है हमारे मस्कुलर टिश्यू से। इसके अलावा जैसे हम भाई जैसे एक होता है, एक शब्द होता है यूरेटर, इसको बोलते हैं यूरेटर, मूत्राशय, जहाँ पर हमारा हर एक किसी भी जानवर का जो ये यूरिन होता है ये एकत्रित होता है, एक्युमुलेट होता है जिस हिस्से में शरीर के, उसको बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय का मतलब है कि जो जहाँ पर यूरिन इकट्ठा हो रहा है और उसके बाद में फिर जो है वो शरीर से बाहर आता है, तो उसको हम मूत्राशय कहते हैं, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके अलावा जो है जैसे हमारी जो होती है ब्लड वेसल्स जो होते हैं, इसको भी थोड़ा देखेंगे यहाँ पर, ब्लड वेसल्स, इसको कहेंगे हम रक्त नलिकाएं या रक्त वाहिकाएं, इसको कह सकते हैं, रक्त वाहिकाएं भी कह सकते हैं। हमारे शरीर में जहाँ जहाँ से भी ब्लड गुजरता है, ब्लड का मतलब रक्त जो है जहाँ जहाँ से भी गुजरता है, तो बहुत सारी नसें होती हैं। सिंपल सी भाषा में कहूँ तो नस जो होती है, नसें होती है, जिनको नब्ज भी कह देते हैं या ब्लड वेसल्स कह देते हैं। चाहे वो पतली हो चाहे वो बहुत बड़ी हो, सभी के सभी जो बड़ी बड़ी है, खास करके सभी की सभी की बात हो रही वैसे तो, लेकिन उनमें भी स्पेसिफिकली जो बड़ी बड़ी जो होती है रक्त वाहिकाएँ, जैसे पल्मोनरी जो वेन होती है, पल्मोनरी जो आर्टरीज होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे उसके बारे में डिटेल में। ये सारी की सारी जो नसें हैं, सारे के सारे जो ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिकाएँ हैं, ये भी बनी होती है किससे, अनस्टिप्ड मसल होती है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू का ही हिस्सा होता है। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे हमारी आँख में जो होती है, आँख, बड़े वाली आँख खास करके, तो बड़े वाली आँख का जो हिस्सा है वो बना होता है, एक रेक्टम होता है वहाँ पर, रेक्टम, इसको भी ध्यान रखना, रेक्टम भी मसल से बना होता है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, छोटी आँत, उसको मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं कि वो एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर के बनी होती है। तो हमारी जो छोटी आँत होती है वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती है मिलकर के, ना कि मस्कुलर टिश्यू से। तो उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा ये। देखिए वीडियो में थोड़ा तेज़ी हो सकती है, लेकिन अगर आप इसको वीडियो को रोक करके एक बार या दो बार आप इसको समझने का प्रयास करोगे तो डेफिनेटली आप जो है क्वेश्चन को आराम से सारों को डील कर रहे होंगे। दोस्तों मैं एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ जगह किताबों में जो नर्व टिश्यूज़ वगैरह है, ये जितने भी एनिमल टिश्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, ये टिश्यूज़ 5 प्रकार के भी दिए हुए हैं। तो क्या किया हुआ कि सब डिविजन्स करके उसको 5 टाइप का बना दिया गया है, जबकि बेसिकली होते 4 टाइप के ही हैं। जैसे अगर मैं रेखित पेशी को और अरेखित पेशी को अलग अलग लिख दूँ तो फिर वहाँ पर 5 टाइप का हो जाएगा वो, तो वो भी ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू में ही एक और हिस्सा जो बचा हुआ है उसके भी बारे में। मस्कुलर टिश्यू यानी कि पेशी ऊतक में एक जो ऊतक होता है हमारा, उसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल, कार्डियक टिश्यूज़ बोल सकते हैं इनको, या कार्डियक टिश्यूज से मिलकर के बनने वाली कार्डियक मसल। तीसरा जो प्रकार है जो हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ रहे हैं
मस्कुलर टिश्यू के तीसरा जो प्रकार है वो किस प्रकार का जो टिश्यू है, कार्डियक टिश्यू कह देंगे इसको, या मस्कुलर टिश्यू या कार्डियक मसल जिसको हम कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं हृदय पेशी। इसको क्या कहेंगे, हृदय पेशी। इसके नाम से ही आपको पता है, जैसे मैंने आपको पहली क्लास में बता रखा कि जहाँ पर भी कार्डियक शब्द का यूज होगा तो आप समझ जाओगे कि ये हृदय यानी कि हार्ट की संबंधी बातचीत हो रही है, यानी कि इसको हम हार्ट मसल कह सकते हैं, हार्ट मसल इसको कहा जा सकता है। तो हमारे हृदय का निर्माण किससे होता है, वो इससे होता है। आपको पता है कि हमारा हृदय हमारे हाथ में तो है नहीं कि कब उसको जो लब डब करना है, कब उसको बीट करना है। तो हमारे हार्ट में जो 72 बीट्स होती है, 72 धड़कनें होती है एक मिनट में, वो एवरेज होती है, औसत जो औसत धड़कन होती है या औसत हार्ट बीट, एवरेज हार्ट बीट होती है, वो 72 के आसपास रहती है। ये सभी में एक जैसी हैं, सभी में एक जैसी हैं। इसका मतलब क्यों है एक जैसी, क्योंकि ये हर एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, ये नेचुरल होती है, एक नेचुरल फिनोमेना पर जो है काम करती है। इसीलिए जो है इसको हम अपने अकॉर्डिंगली क्या नहीं कर सकते, इसको मूव नहीं कर सकते, संचालित नहीं कर सकते। इसीलिए एक प्रकार की इनवॉलुंटरी मसल हो गई है, इनवॉलुंटरी मसल। इसको हम कहते हैं हिंदी में अनैच्छिक, अनैच्छिक पेशी। जो वॉलुंटरी होती है उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं, उसको ऐच्छिक पेशी कहते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि हमारा हार्ट जो है यह है। और एक बात और भी कि जो कार्डियक मसल होती है ना, ये हमारे शरीर की बिजीएस्ट मसल भी इसको कहा जाता है, यानी कि सबसे व्यस्त या व्यस्ततम पेशी होती है हमारे शरीर की। तो हमारे शरीर की सबसे व्यस्ततम पेशी है हार्ट वाली। ये ऐसा इसलिए इसको कहा जा रहा है क्योंकि हमारा हार्ट कभी भी रेस्ट में नहीं रहता है, हमेशा काम करता रहता है। क्योंकि अगर हमारा हार्ट रेस्ट में आ गया तो हमारी ज़िंदगी फिनिश वहीं पे। तो इसलिए जो है ये सबसे व्यस्ततम पेशी मानी जाती है। करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली। तो मैंने आपको ऑलरेडी वैसे डिस्कस कर दिया इसके बारे में, थोड़ा सा फिर भी बता दूंगा। कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम क्या कहेंगे, कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे इसको, या संयोजी ऊतक। आपने जैसे पढ़ा होगा कि जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे उन्होंने पढ़ा होगा कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, और इंग्लिश वालों ने पढ़ा होगा कि जो ब्लड है वो क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू LCT होता है। ऐसा क्यों होता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे अभी आगे। देखिए कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ये दरअसल एक से ज़्यादा चीज़ों को कनेक्ट कर रहा है। आपको पता है कि भाई कुछ भी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ ब्लड का, रक्त की बात करते हैं। तो रक्त जो है वो एक संयोजी ऊतक है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक क्यों कहा इसको, आपको पता है कि एक ऊतक में बहुत सारे सेल्स होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। मैं फिर से आपको बता देना चाहूँगा, मान लीजिए कि ये कोशिका है, ये एक क्या है, एक सेल है। जब ये कोशिका मिलकर के एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है, एक जटिल संरचना बना लेती है, तो इसी को हम ऊतक कहते हैं। और जब ये कई सारे ऊतक मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑर्गन या अंग। फिर ये ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और इसी ऑर्गन सिस्टम को, ऑर्गन अलग अलग हो सकते हैं, जैसे हमारा लीवर एक ऑर्गन है, हमारी आंखें एक ऑर्गन है, हमारे हाथ पैर ऑर्गन है, हमारा पेट ऑर्गन है, हमारी आंतें ऑर्गन है। तो ये सभी के सभी मिलकर के एक ऑर्गन सिस्टम बनाती है, और ये ऑर्गन सिस्टम को ही हम कलेक्टिवली बॉडी कहते हैं या शरीर कहते हैं। तो हमारा जो शरीर है ये अल्टीमेटली बना हुआ किससे है, कोशिका से, इसलिए इसको मूलभूत इकाई भी कहते हैं। ये बात आपको उम्मीद है कि याद आ गई होगी। अब ब्लड को चूंकि ऊतक कहा जा रहा, तो ऊतक का मतलब है कि जो कई सारी कोशिकाओं से मिल करके बना हुआ है। आपको पता है कि ब्लड में RBC भी है, जिसको एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, WBC भी है, प्लेटलेट्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है जी। उसके अलावा उसमें लिम्फ भी होती है और एक्सेट्रा, इसमें प्लाज्मा स्लाज्मा पानी वानी बहुत सारी चीज़ें वैसे तो, लेकिन जो मेन 3 चीज़ें हैं वो ये वाली हैं जो सेल्स की फॉर्म में होती है, कोशिकाओं की फॉर्म में होती है। इन कोशिकाओं के मिश्रण से क्या बना, एक ऊतक बनता है। और ऊतक कौन सा है, वो तरल अवस्था में, इसलिए, और क्या कर रहा, पूरे शरीर को जोड़ रहा आपस में, इसीलिए ब्लड को हम क्या बोलते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। समझ पा रहे, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसके अलावा जो एडिपोज टिश्यू है, इसके बारे में डिस्कस किया है हमने। आपको पता है कि एडिपोज टिश्यू जो होता है, एडिपोज ऊतक जो होता है, ये बीनीथ द स्किन होता है, यानी कि त्वचा के नीचे होगा, ठीक है। ये क्या करता है आपको पता है, ये त्वचा को जोड़ता है मसल के साथ में। क्या करता है, ये जो हमारी स्किन है उसको जोड़ता है किसके साथ में, मसल्स के साथ में जोड़ता है। इसके अलावा मैंने बात की थी टेंडन की,
तो टेंडन भी एक प्रकार से टिश्यू का काम कर रहा है, और ये टिश्यू क्या करता है कि जो हमारी मसल्स है, पेशियां हैं, उनको जोड़ता है किसके साथ में, बोन्स के साथ में, हड्डियों के साथ में उनको जोड़ता है ये टेंडन नाम का टिश्यू। तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान जो है रखनी चाहिए, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप इसको उम्मीद है कि समझ पाए होंगे ठीक ठाक प्रकार से। जो हमारी लास्ट वाली मसल्स है दोस्तों, उसको कहते हैं हम नर्वस टिश्यू, या नर्व टिश्यू भी इसको कह सकते हैं, नर्वस भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसको कहेंगे हम तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका ऊतक इसको कह देंगे। और मैंने आपको बताया है कि भाई पूरा पूरा जो शरीर है हमारा वो तो जुड़ा हुआ इसी से ही है। अब अगर इसकी बात करते हैं हम, ये जो नर्व टिश्यू होगा, नर्व टिश्यू किस प्रकार से कार्य करता है। देखिए पहली बात तो ये है कि ऊतक है तो बहुत सारे किससे मिलकर के बना होगा, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर के बना होगा, बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर के बना होगा। न्यूरॉन्स के अलावा जो है एक और भी हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोजिला। न्यूरोजिला, न्यूरोजिला जो होता है और न्यूरॉन्स जो होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। ये जो चीज़ें हैं इसको समझने के लिए आपको पहले एक सेल का एक छोटा सा मैं आपको के सामने यहाँ पर एक बना देता हूँ फिगर। देखिए इसको हम कहते हैं नर्व सेल, इसको कहते हैं हम नर्व सेल या तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है जिसमें टेल पाई जाती है। टेल का मतलब है कि पुच्छ होती है, इसमें पुच्छ, इस वाली कोशिका में पुच्छ होती है। ये इसका जो है यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पर से क्या होता है, हेड होता है। इस प्रकार की कोशिका होती है ये वाली। और ये कई सारी जो है जब कोशिकाएं मिलकर के आपस में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको नर्व टिश्यू कहते हैं। नर्व टिश्यू में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स की खास बात क्या होती है कि ये जो होता है, ये पहली बात तो गर्भावस्था यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी होती है गर्भावस्था के दौरान निर्माण होता है इसका, यानी कि इट फॉर्म्स इन प्रेगनेंसी। पहली बात तो ये होगी कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे में इसका निर्माण होता है। बच्चा भी कौन सा, इम्ब्रायो जो होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रायो, यानी कि भ्रूणावस्था भी इसको कह सकते हैं। इसका निर्माण केवल भ्रूणावस्था में होता है, यानी कि बच्चे के जन्म लेने से पहले पहले ही उसमें इस ऊतकों का निर्माण हो जाता है। उसके बाद में बच्चे में इनका निर्माण होता नहीं है। इसलिए जो बच्चा जैसा होता है वो बचपन से उसमें कितना आगे जाकर के अच्छा उसका इंटेलेक्चुअल पावर होगा, IQ कैसा होगा उसका, EQ कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है उसके न्यूरॉन्स पर या उसके नर्व टिश्यूज़ पर। तो गर्भावस्था के दौरान निर्माण होता है। इनके जो न्यूरॉन्स है स्पेशली, देखिए मैं बार बार बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको जो समझना है वो न्यूरॉन्स के बारे में समझना है। सिर्फ जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स की संख्या लगभग 100 बिलियंस के आसपास में होती है बॉडी में, 100 बिलियंस इनकी जो संख्या है। इनकी संख्या कितनी, 100 अरब के आसपास में। इसको हम अरब भी कह सकते हैं, इसको हम अरब भी कह सकते हैं। 100 अरब के आसपास में ये हमारे शरीर में होती है। तो अब बात करते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में कि इसका फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा। जैसे भाई हमारे शरीर में जो न्यूरॉन्स होंगे, न्यूरॉन्स स्पेशली आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पर। बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ पर डिस्कस की, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को तसल्ली से समझेंगे। 3-4 वीडियो के बाद में ये वाली वीडियो भी आ ही जाएगी। न्यूरॉन्स की बात करते हैं कि न्यूरॉन्स का स्पेशली फंक्शन क्या होता है, इसके फंक्शंस यानी कि कार्य क्या क्या होते हैं। तो जो इसके कार्य है कि ये क्या करता है कि ये कंट्रोल करता है, इट कंट्रोल्स वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस। देखिए यहाँ पर जो लिखा जा रहा है उस पर ध्यान ना दीजिए आप ध्यान दीजिए शब्दों पर। ये क्या कर रहा है कि वॉलंटरी का मतलब है कि जो हमारे ऐच्छिक, अगर आपको ये छोटे छोटे शब्द दिख रहे होंगे तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ साथ में, और इसको क्या बोलते हैं हम, अनैच्छिक। यह हमारे शरीर की जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं और ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, दोनों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि भाई ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होंगी, तो जैसे कि मैं जो है मुझे कब बोलना है, कब लिखना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना। ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा बहुत सारी हो सकती हैं। ये मेरे कौन से एक्शन हैं, ये मेरे शरीर की ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। ये कैसे हो सकते हैं, अनैच्छिक क्रियाएं। मान लीजिए कि मुझे भूख लग रही, अब मैं कहूँगी बस मैं तो मानता नहीं कि मुझे भूख लग रही, तो मेरे नाम मानने के बावजूद भी मुझे भूख लगेगी। हंगर, भूख हो, थर्स्ट हो यानी कि प्यास हो, इसके अलावा किसी से जो प्रेम की जो है संवेदनाएँ आ रही हैं मन में, ना चाहते हुए भी मन कर रहा कि भाई ना याद करूँ किसी को, लेकिन फिर भी याद आ रही है,
इसका मतलब क्या है कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मैं किसी को ना चाहते हुए भी मुझे उससे नफरत हो गई, घृणा हो गई, तो ये भी क्या है, सभी के सभी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और ऐसी सारे के सारे क्रियाओं को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, कहाँ पर, जब हम हाइपोथैलेमस पढ़ेंगे, सेरिब्रम पढ़ेंगे, सेरिबेलम पढ़ेंगे, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे वहाँ पर। तो नर्वस टिश्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। और ये सिर्फ एक प्रकार की एक बेसिक वीडियो थी जो टिश्यूज़ को लेकर के, मुझे लगा कि इस पर वीडियो डालनी चाहिए ताकि नेक्स्ट वाली जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो आप अच्छी तरीके से समझ पाओ। तो बाकी तो हम डिटेल में फिर आगे पढ़ेंगे इन चीज़ों को। नेक्स्ट जो हमारी बायोलॉजी की 16 नंबर की वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ब्लड के बारे में। वहाँ पर हम रक्त के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, जिसमें WBC RBC क्या होता है वो तो बेसिक बात है, इसके फंक्शंस किस किस प्रकार से काम करते हैं, ये कैसे कैसे ब्लड ग्रुप्स काम करते हैं, ब्लड ग्रुप्स यानी कि रक्त समूह वगैरह जो होते हैं, आपने सुना होगा कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में, बहुत सारी जो डिस्कस वहाँ पर इसके बारे में कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ही समाप्त करते हैं, और आप अच्छे प्रकार से अपने नोट्स बनाइए, और जो भी डाउट हो मन में, जो भी बातें हो, आप प्लीज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है ये, और आप इसमें इसके साथ जुड़ा रहना चाहते हो और चाहते हो कि आगे भी इस पर अच्छी अच्छी वीडियो आती रहें, दूसरे सब्जेक्ट्स की भी आती रहें, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके थंब को जो है अप जरूर कर दिया करो। नमस्कार दोस्तों।